अभी तक हमने पढ़ा है कि हीट जो है, हिंदी कोण ऐकतं ऍक्च्युली? मग ते विचार नाही आहेत का? म्हणजे ते दिसत नाही का ते इथे नाही ऑनलाईन? ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि हीट के बारे में जानकारी हमने ली लास्ट टाइम कि हीट इज एनर्जी, और हीट में दो टाइप के हीट होती है, एक सेंसिबल हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। आप दोनों सब जानते हैं ना इस बारे में? यस सर। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के बारे में जानते हैं आप? हेलो। यस सर। अभी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप चेक करते हो, तो टेम्परेचर चेक करने के बाद आप बता सकते हो क्या कि वो टेम्परेचर चेक करने के बाद वो सब्सटेंस में हीट कंटेंट कितना है? बाय मेजरिंग द टेम्परेचर हम उसका हीट कंटेंट बता सकते हैं क्या? यस सर। बता सकते हैं? टेम्परेचर बता सकते हैं सर। टेम्परेचर बता सकते हैं, हीट कितना है नहीं बता सकते। टेम्परेचर तो बता रहा हूँ मैं कि आपने मेजर किया है, लेकिन उसमें हीट नहीं कंटेंट कितना है बता सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या, कौन से पैरामीटर की जरूरत है जिससे आपको हीट बता सकते हो आप? ऐसे कौन से दो पैरामीटर है जिसके वजह से आप उसमें कितना हीट कंटेंट है बता सकते हैं? एंथैल्पी। नहीं। आप समझ लीजिए कि आपने दो स्टैंड है, दो गरम गैस पे आपने एक कंटेनर रखे हैं। समझ लीजिए, आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि अभी मैं डायग्राम नहीं निकाल सकता। इमेजिन कीजिए कि आपने दो गैस के ऊपर कंटेनर रखे हैं, एक में रखा है ग्लिसरीन 1 पाउंड का, और दूसरे में रखा है 1 पाउंड का वाटर। ओके। और आपने उसको एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ हीटिंग उसको दिया हुआ है। मतलब जो ग्लिसरीन को जितनी हीट दी है उतनी हीट उसको नीचे से पानी वाला जो कंटेनर है उसको ही दिया। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो ग्लिसरीन है उसका टेम्परेचर आता है 208 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो पानी का टेम्परेचर आता है 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा क्यों होना चाहिए भाई? दोनों का वजन 1 पाउंड है, 1 पाउंड ग्लिसरीन डाला है, 1 पाउंड पानी डाला है, अमाउंट ऑफ हीट भी सेम है, तो टेम्परेचर अलग अलग क्यों है? कोई बता सकता है ये क्यों अलग अलग है? नो। नो सर। ट्राई कीजिए। इसका मतलब है कि अपना अपना जो अलग अलग जो सब्सटेंस रहते हैं उनकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी डिफरेंट रहती है। हर कोई मटेरियल के साथ उसकी जो डिफरेंट कैपेसिटीज है हीट एब्जॉर्बिंग की या हीट रिजेक्शन की डिफरेंट होती है। ओके। ओके। हाँ, और उस प्रॉपर्टी को क्या क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक हीट। ओके सर। स्पेसिफिक हीट सुना है ना आपने? यस सर। अभी आप मुझे बता सकते हो कि स्पेसिफिक हीट बोले मतलब क्या क्या डिफिनीशन है उसकी? मतलब सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। हाँ,
स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है? हर एक सब्सटेंस की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है। हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी स्पेसिफिक हीट होती है। पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है? हेलो हेलो, कनेक्ट है ना हम लोग? हेलो, यस सर, यस सर। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है? 1 डिग्री। वन 1 डिग्री नहीं, 1। वन। हाँ, यूनिट किलो कैलोरी में 1 है, बीटीयू में भी 1 ही आती है वो। उसका यूनिट क्या होता है? किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम उसको डिफाइन करें तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 पाउंड ऑफ सब्सटेंस इस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर रिपीट। किसी भी सब्सटेंस का 1 पाउंड वजन है, अगर 1 पाउंड वजन है, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर हम बढ़ाते हैं तो वो जितनी हीट लगती है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ये पाउंड में हो गया, और अगर केजी में होगा तो 1 केजी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। केजी में वो किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी, और फ़ारेनहाइट में बीटीयू पर फ़ारेनहाइट रहेगी। ओके सर। इसीलिए इसमें क्या आ गया है? 1 पाउंड बोले तो क्या आ गया? 1 पाउंड बोले तो 1 केजी बोले तो क्या आ गया? मास आ गया। यस। और टेम्परेचर बढ़ाना है उसका, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब क्या आ जाता है? उसका चेंज इन टेम्परेचर आता है, डेल्टा टी आ जाता है, बराबर? यस सर। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। ओके। अगर एक पाउंड मास है और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है तो उसका स्पेसिफिक हीट हो गया 1, ओके। बराबर? ओके। 2 पाउंड मास रहेगा तो आप क्या करेंगे? 2 पाउंड मास को 1 डिग्री का टेम्परेचर है उससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे और स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर? यस सर। 1 डिग्री, एक पाउंड के लिए 1 डिग्री, तो 2 पाउंड के लिए 2 × 1, स्पेसिफिक हीट 1 है। 2। स्पेसिफिक हीट 1 है 2 पाउंड के लिए। 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमको कितना हीट लगता है? 1। तो 2 पाउंड का बढ़ाने के लिए कितना लगेगा? 2 × 1 2। हाँ, 2 × 1 2, मतलब इक्वेशन क्या हो जाता है वो? 2 × 1 × 1, क्योंकि डेल्टा टी 1 है, स्पेसिफिक हीट 1 है, अब पाउंड कितना है? 2 है। अगर डेल्टा टी 2 होता तो क्या हो जाता है इक्वेशन? 2 × 1 × 2 अगेन। ओके। अगर हमको 2 डिग्री से बढ़ाना है समझो, तो 2 × 1 × 2। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कौन सा इक्वेशन डिराइव किया है अभी हमने? mCp डेल्टा टी। यस सर। ये एक यूनिवर्सल इक्वेशन है जो आपने 1000 बार पढ़ा होगा, सुना होगा। यस सर। इसका बेसिक समझा आज आपको कि mCp डेल्टा टी कैसे आया, समझ गए? यस सर। तो आप अभी mCp डेल्टा टी से आप किसी भी, आपको मटेरियल का वजन मालूम है, मटेरियल का टेम्परेचर डिफरेंस मालूम है, और मटेरियल की स्पेसिफिक हीट मालूम है, तो आप उसका हीट कंटेंट निकाल सकते हैं। ओके। ओके, अगर आप चलो ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेटेंट हीट हम बाद में पढ़ते हैं, पहले सेंसिबल हीट को पूरी तरह से समझ। ये जो
वापस एक बार ध्यान में आ जाइए कि ले लीजिए कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, सेंसिबल हीट पिक्चर में आती है। और जब टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब उसका फेज चेंज होता है तो सिर्फ लेटेंट हीट यूटिलाइज होती है। ओके। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर समझो पानी है, वाटर है, वाटर को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो स्पेसिफिक हीट की वजह से जितनी वाटर की स्पेसिफिक वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जब एक रेंज आ जाएगी कि उसका पानी का स्टीम होना है, तो स्टीम होने के लिए लेटेंट हीट यूटिलाइज हो गई और स्टीम हो जाएगी। और स्टीम को अगर वापस हम गर्म करते हैं तो फिर स्टीम की स्पेसिफिक हीट यूज होगी क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सिमिलरली आइस में भी यही होता है। पानी का आइस बनाने के लिए जो हीट लगती है, लेटेंट हीट लगती है, लेकिन एक बार आइस बन गया, आइस बनने के बाद आइस को वापस अगर आपको ठंडा करना है तो उसके लिए उसका स्पेसिफिक हीट यूज हो जाएगा। फ्रीजिंग के जो फ्रीजिंग रिक्वायरमेंट जो आती है उसमें वो आपको समझ में आएगा। ओके सर। अभी पहले एक सैंपल एग्जांपल लीजिए। 10 kg of water, Yes. at 25 degree centigrade, How much? 25 degree centigrade, Okay. converted to ice, what is the amount of heat removed? थोड़ा कोशिश कीजिए, नहीं जमा तो फिर मैं बताता हूँ। एटलीस्ट पार्ट 1 तो आना चाहिए आपको। Converted to ice at 0 degree centigrade. सर मास दिया हुआ है 10 kg और टेम्परेचर डिफरेंस है 25 to 0 मींस 25 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। एंड CP स्पेसिफिक हीट 1। करेक्ट। देन 10 into 1 into 25 कितना हो गया? 250। यूनिट क्या आएगा इसका? इसका यूनिट आएगा किलो जूल पर केजी। नहीं, ये केजी में है ना, वाटर केजी में है, स्पेसिफिक हीट भी केजी में है, स्पेसिफिक हीट भी 1 है। ये आएगा किलो कैलोरी। अच्छा। किलो कैलोरी इज द यूनिट। ओके। कैलोरी की डेफिनेशन क्या है? किलो कैलोरी की या कैलोरी की डेफिनेशन क्या है? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है वो उसको बोलते हैं 1 कैलोरी बोलते हैं। तो वैसे 1000 ग्राम के लिए हो जाती है 1000 किलो कैलोरी। 1000 किलो कैलोरी, 1000 कैलोरी इज 1 किलो कैलोरी, लाइक दैट। तो ये क्या हो गया इक्वेशन? 10 CP डेल्टा T में 250 किलो कैलोरी हो गया। यस सर। हो गया। व्हाट नेक्स्ट? ये करेक्ट है क्या? पूरा हो गया क्या? अभी आंसर इज ओके और या इट्स स्टिल रिक्वायर्ड टू बी डन? नहीं सर, अभी और इसमें ये 0 ये लेटेंट हीट का पार्ट भी आएगा सर। हाँ। सो लेटेंट हीट का पार्ट कितना रहेगा समझ लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए, बता देता हूँ। पानी की केस में, वाटर के केस में, अगर वाटर का स्टीम होता है, अगर वाटर की स्टीम होती है, 1 kg वाटर को स्टीम, वाटर 1 kg वाटर को अगर 1 kg स्टीम में कन्वर्ट करना है तो हमको 540 किलो कैलोरीज
हीट लगती है। कितनी? 540 किलो कैलोरी लेटेंट हीट लगती है। और 1 केजी पानी को बर्फ करना है हमें, 1 केजी वाटर का आइस करना है, 1 केजी आइस करना है, तो उसको हमको 80 किलो कैलोरी हीट रिमूव करनी पड़ती है पर केजी। समझ गए? ओके सर, इसमें से ऐड करेंगे 80 कैलोरीज। 80 कैलोरीज मतलब नहीं ऐड 80 into करेंगे। 10, 80 into 10। 80 into 10। सो लेटेंट हीट कितनी लग गई आपको 10 केजी के लिए? 800। 800। तो अभी टोटल कितनी लग गई? 800 plus 250। करेक्ट। अभी एक चीज का अभी अभी आप ही मैंने आपको दोनों 540 भी बताया है, 80 भी बताया है। अभी आप एक एग्जांपल आप खुद ही बताइए मुझे। सेम एग्जांपल है 10 केजी वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 kg water at 25 degrees centigrade converted to steam. What is the amount of heat converted to steam? सर इसमें स्टीम कन्वर्ट में टेम्परेचर क्या रहेगा? 25 to 100। आप बताइए, सोचिए आप क्या रहेगा। कौन से टेम्परेचर से स्टीम बनना चालू होगी? 100। तो मतलब 25 से लेके 100 तक जो है वो सेंसिबल हीट लगेगी। तो सब पानी को टेम्परेचर 25 से 100 करने के लिए वन स्पेसिफिक हीट से उतनी किलो कैलोरी 100 तक ले जाने के लिए किलो कैलोरी कितनी लगेगी आपको? 10 केजी है, 25 डिग्री टेम्परेचर है और 100 को आपको जाना है, तो 100 माइनस 75, डेल्टा टी कितना हो गया? 75। बराबर है क्या? यस सर। 10 केजी इंटू 75, 750 किलो कैलोरीज आपको सेंसिबल हीट लग गई। और वो लेटेंट हीट कितनी लगेगी? 5400। 10 इंटू 5400। समझ रहे हैं ना जगताप जी? यस सर, यस सर। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, बीच में रोक के पूछ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो, ना तो आगे बढ़ जाएंगे तो फिर पीछे मुश्किल हो जाएगा। आ गया आंसर? क्या आ गया? 6150। अभी एक फार्मूला लिख लीजिए आप जरा। फार्मूला लिखने से पहले लिखिए M1 लीजिए। M1 मास है, मास M1 10 kg। M2 8 kg। ओके। M1 मतलब उसका M1 का टेम्परेचर T1 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और T2 है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों वाटर है, ठीक है? लिख लिया? यस सर। अब एक फार्मूला लिखिए। M1 इंटू CP मतलब M1 इंटू CP ब्रैकेट मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में T1 माइनस T मिक्स, T1 माइनस T मिक्स MIX, T1 माइनस T मिक्स इज इक्वल टू
M2 इंटू CP, ये दोनों केस में CP 1 रहेगा, वाटर है ये। M2 इंटू CP इंटू ब्रैकेट T mix माइनस T2, T mix माइनस T2 लिखा आपने? यस सर। प्रॉब्लम ऐसा है कि ये दो अलग अलग वाटर टेम्परेचर और मास के दो अलग अलग वाटर है, अपन ने उसको मिक्स किया है, दोनों को मिक्स किया है और आपको ये फार्मूला दिया है, बाकी के सब पैरामीटर्स दिए, आपको मिक्सिंग करने के बाद उसका मिक्सिंग का टेम्परेचर निकालना है। मैं टेम्परेचर निकालने के बाद मुझे बताइए, डिफिकल्ट आया है तो बताइए, नहीं जमा तो। सर टी मिक्स निकालना है ना? हाँ, टी मिक्स निकालना है। सर 18.33। सबका आया गया क्या, बताओ मुझे। सर 18.3। करेक्ट। सबका आ गया? यस सर। डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुछ BTU के एग्जांपल ले लो। हाउ मच हीट इज नीडेड टू रेज, समझ लीजिए, हाउ मच हीट इज नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 200 pound of butter from 40 degree centigrade, 40 degree Fahrenheit to 82 degree Fahrenheit. निकाल सकते हैं क्या आप इससे, या एनीथिंग इज बैलेंस? Whether the question is complete? सर बटर का CP कितना होता है? हाँ, 0.64। BTU। 5376 BTU। सबका आया क्या? नहीं सर। देखो क्वेश्चन क्या नहीं आया, कहाँ अटके आप?
सर मतलब यहाँ पे पहले MCP डेल्टा T निकालना है, राइट? हाँ M है 200 और एम, C हाँ 200 बराबर, एम 200, और CP 0.64 करेक्ट and delta T is 42. करेक्ट, Then 5376. बराबर है। सर यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे? अभी जो पाउंड में था और लास्ट टाइम केजी में था, यूनिट कैसे आएगा इसका? हाँ क्योंकि पहला जो था, पहले मैंने आपको बताया, देखिए एक जब हम किलो कैलोरीज में बात करते हैं स्पेसिफिक हीट में, केजीज में और डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम किलो कैलोरी में बात करते हैं। मतलब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसको कैलोरी बोलते हैं। ओके मतलब 1000 केजी के लिए किलो कैलोरी होगी। सिमिलरली 1 पाउंड वाटर, 1 पाउंड सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है स्पेसिफिक हीट, वो उसको दैट इज व्हाट इज नोन एज BTU। मतलब 1 पाउंड और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे 1 डिग्री 1 केजी और 1 डिग्री सेंटीग्रेड में किलो कैलोरी होता है, ओके 1 पाउंड और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो हीट होगी वो BTU होगी, BT थर्मल यूनिट। ओके, मतलब BTU सिर्फ BTU आया जो आंसर है वो। हाँ क्योंकि BTU की डेफिनेशन ही ये है कि 1 पाउंड सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है दैट इज BTU। ओके तो अभी हमने 200 पाउंड का बटर को बढ़ाने के लिए बढ़ाया है ना, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो BTU आएगा। मतलब पाउंड और फ़ारेनहाइट में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा यूनिट हीट का BTU में रहेगा, और केजी और डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो किलो कैलोरीज में आएगा। समझा? It is heat required, heat needed is 5376 BTU. करेक्ट, यस बराबर है। ओके अभी ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको थोड़ा समझ के कीजिए बराबर। इसको पहले समझ लीजिए पूरा, हमको क्या करना है। हाउ मच रेफ्रिजरेशन, ध्यान में रखिए, इसको हम समझाएंगे अगर नहीं समझा तो। हाउ मच रेफ्रिजरेशन इज नीडेड टू कूल 1 पाउंड ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल क्या है मैं नाम नहीं बताता हूँ, मटेरियल लिखता हूँ। 1 पाउंड ऑफ मटेरियल टू फ्रीज इट, ध्यान में रखिए, हाँ, टू फ्रीज इट। हाउ मच रेफ्रिजरेशन इज नीडेड टू कूल 1 पाउंड ऑफ मटेरियल टू फ्रीज इट एंड टू कूल इट फर्दर टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब उसको फ्रीज करना है, और फ्रीज करने के बाद उसको ऑल कूल करना 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ पहले उसको फ्रीज करना है मटेरियल को, ओके उसके बाद उसको फ्रीज करने के बाद वापस उसको 5 डिग्री कूल करना है। ओके सर यहाँ पे शायद मुझे यहाँ पे अपने को सेंसिबल लाटेंट दोनों निकलने पड़ेंगे। हाँ नहीं, अभी मेरे पूरा समझ लीजिए, पूरा होने दीजिए। ओके ओके अभी अब वो क्या बोलता है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। and the specific heat of the
फ्रीजिंग पॉइंट, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसने बता दिया है 28 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्पेसिफिक हीट अबव फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.77, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सर? 28 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। और स्पेसिफिक हीट अबव फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0.77 है। स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ना? हाँ, अबव फ्रीजिंग पॉइंट वाले मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अबव फ्रीजिंग पॉइंट हाउ मच सर? 0.77 BTU पर पाउंड। ओके। और एक पैरामीटर दिया है स्पेसिफिक हीट आफ्टर फ्रीजिंग। स्पेसिफिक हीट आफ्टर फ्रीजिंग 0.41 BTU पर पाउंड। ठीक है। ओके। And another parameter is the latent heat of fusion. Latent heat of Fusion okay is 102 BTU per pound. How much refrigeration is needed? हमको रेफ्रिजरेशन की कितनी कैपेसिटी लगेगी ये सब करने के लिए इन BTU? सर सीपी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक अबो आपने बोला एक 0.77 है और उसके पहले कोई सीपी है क्या? फ्रीजिंग अबव 0.77 है और बिलो जो फ्रीजिंग का है वो 0.41 है। ओके, सिंपल है, इसका आंसर निकालिए। आया क्या आंसर? नहीं सर। एक मिनट सर आ रहा है। कुणाला काय अडलंय? सोनल झालंय का आन्सर? नाही सर. अडचण आहे कुठे? नाही सर 136.39 नाही। नहीं अजय जी तुम्ही पुढे कुठे अडकलात? सर पहिले की बिलो अबव फ्रीजिंग पहिले एमसीपी डेल्टा टी काढतोय। ते किती आली ती? एक मिनिट सर।
सर ते 5 डिग्री सेल्सिअस आहे का? नाही नाही, सगळं फॅरनहाईट आहे ना. फॅरनहाईट आहे ना सगळं? पहला निकाला क्या विश्वेश? फर्स्ट एक्शन निकाल, पहला निकाला क्या? फर्स्ट 32.34. नहीं सर 48.4 रहते हैं. किती? 48.4. कैसे क्या आया तुम्हारा जग? ये बताओ. इनिशियल टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस. 70 है ना इनिशियल? इन 70 डिग्री फ़ारेनहाइट. 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है. हाँ. एंड फ्रीजिंग ऑफ 1 पाउंड ऑफ मटेरियल एट 28 डिग्री फ़ारेनहाइट. हाँ तो 70 42. 70 minus 28 कितना हुआ? 42. Then multiplied by 0.77 specific heat. यस सर. वो नहीं किया आपने? 42 into 0.77. कितना हुआ? 32.3. यस सर. 32.3 बार. तो पहला एक्शन क्लियर है. ओके. ये सबका बराबर आया ना इतना पहला? यस सर. दूसरा एक्शन क्या किया आपने? सर दूसरा भी फ्रीज हुआ तो लेटेंट हीट उसमें ये चेंज हुआ तो उसमें 102 BTU पर पाउंड ऐड किया. तो ठीक है. 32.34 प्लस 102. यस सर. और कितना हो गया? एक मिनट सर, मैंने डायरेक्ट ही किया था. सर हाउ वी आर एडिंग 102? बताता हूँ सर 134.34. अभी 102 क्यों ऐड किया? क्योंकि देखिए ये जो मटेरियल है पहले आपने क्या किया, उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक लेके आए. जैसे पानी को आइस बनाना है तो पानी को आइस बनाने के लिए पहले 0 तक लाना पड़ता है ना. यस सर. ये मटेरियल का फ्रीजिंग पॉइंट 28 था. yes, तो पहले आपने 70 से उसको 28 तक लाया. यस सर. उतनी हीट लग गई आपको स्पेसिफिक हीट के हिसाब से. यस. अभी 28 उसका फ्रीजिंग पॉइंट है. अभी उसको फ्रीज करने के लिए क्या लगेगा? लेटेंट हीट लगेगा. ओके. तो 1 पाउंड के लिए लेटेंट हीट कितनी दी हुई आपको? 102 दी हुई है ना. ओके. सो 1 पाउंड 102 पर पाउंड ऑफ लेटेंट हीट उसमें ऐड हो जाएगी. एक मिनट सर. वन 134 क्या? BTU. नहीं 102 ऐड किया ना आपने. हाँ सर 134 ही है. 134 ही आएगा. 134.34 ना. हाँ ये सर. अच्छा. नाउ व्हाट नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप कहाँ गलती हो रहा है आपका फिर? नेक्स्ट स्टेप में सर वो 0.41 दिया है, CP उसका दिया है और फर्दर 5 डिग्री क्या है तो डेल्टा T 5 हुआ ना. डेल्टा T 5 नहीं हुआ ना. क्यों? अभी देखो. नहीं देखो वो क्या बोल रहा है. जब आपने उसको मटेरियल को फ्रीज किया. यस सर. लेटेंट हीट निकाल के. यस सर. लेटेंट हीट निकाल के फ्रीज किया तो फ्रीज का टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या वही रहेगा ना? 28 रहेगा ना. हाँ. अभी 28 को आप 5 पे कूल कर रहे हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना. और नेगेटिव क्यों जाएगा? 28 डिग्री फ़ारेनहाइट को 5 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जा रहे हो. 28 minus 5 इज द डेल्टा टी ना. नेगेटिव रहने दो ना. नेगेटिव से क्या फर्क पड़ता है? ओके. मैंने डेल्टा T 5 पकड़ा. नहीं ना. डेल्टा T 5 कैसे होगा? 28 minus 5. ओके. हाँ. सर 28 minus 5 नहीं 5 डिग्री सेल्सियस था ना वो. नहीं फ़ारेनहाइट था. कोई भी सेल्सियस में नहीं थी फिगर. ओके. तो 28 minus 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.41 वो आता है 9.43. यस सर. टोटल आ गया 143.77. एक मिनट सर. ये आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं क्या ये सब चीजें? यस सर. नोट डाउन करके उसको प्रिजर्व करो, क्योंकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अपने जो क्वेश्चंस पेपर्स आते हैं या फाइनल एग्जाम्स होती है इसी टाइप के भी क्वेश्चंस उसमें डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं. सर क्या था हाँ आंसर?
143.77. नहीं, MCP डेल्टा टी सर 1 into 0.41 into 23 ना, 23, हाँ, 20. राइट? या 0.41 into 23. करेक्ट. कितना आया? 9.4. हाँ, 9.43 ऐड करो ना उसको. 9.43 BTU. Then next sir 134 plus 9.43. हाँ, टोटल 143.77. करेक्ट. BTU ना सर? हाँ, ये पूरा BTU में ही है. BTU. सर मतलब पहले जो हमने निकाला 32.34 वो सेंसिबल था, राइट? हाँ, उसके बाद जो अभी निकल 9.43 वो लैटेंट था. हाँ, और उसके बाद वो भी सेंसिबल ही था क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है, मतलब सेंसिबल ही था वो भी. ओके, तो लैटेंट कौन सा था सर इसमें? लेटेंट से वो बीच वाला 102 ओके ओके जो आपको डायरेक्ट दिया था ना. ओके. तो बेसिक्स मध्ये नंतर हे कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन हे वगैरे झालंय का काही त्या दिवशी बेसिक थर्मोडायनामिक्स मध्ये काय काय झालं काही पहिल्या लेक्चर्स मध्ये? सर कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन झालेलं आहे. झालेलं आहे ना. एक मिनिट. हा, let us take one practical example, small example which will explain एनर्जी चेंज जो हमने अभी थर्मोडायनेमिक्स में देखा है कि आप लोग सब जानते हो कि एनर्जी चेंज जो भी होती है, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज एनर्जी चेंज. ओके, हेलो. यस सर. हाँ, let us suppose there is one room and one person is sitting in the room and there is energy inlet to the room. Energy is 4000 BTU per hour. कितना है सर एक बार फिर से बताइए ना. एक रूम है, रूम में एक पर्सन इज सिटिंग देयर, इज स्टडिंग देयर. ओके. In that room the inlet energy is 4000 BTU per hour. In energy in is 4000 BTU per hour और energy out is 6500 BTU per hour. समझे क्या? आउट काय सर? 6500. सर इनलेट एनर्जी कितनी थी? 4000 4000 BTU per hour. ओके, नेक्स्ट. Out is 6500. ओके, जैसे लेट अस पुट एनर्जी चेंज कितना हुआ बताइए आप मुझे. एनर्जी चेंज मीन्स हाउ सर? डिडंट अंडरस्टैंड. हाँ, क्या बताना है सर एग्जैक्टली? एनर्जी चेंज कितना चेंज है इसमें?
2000 अपना इक्वेशन बताया ना अपन ने कि एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। 2500 ना। ओके, तो 4000 आ रहा है, 6500 जा रहा है, तो 2500 BTU पर आवर इसमें निगेटिव आ रहा है ये, बराबर। ओके साइन इज माइनस साइन। Yes. Minus. ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे वो ये जितना जो लॉस हो रहा है, जितना उसका एक्स्ट्रा लॉस जो हो रहा है, इसको अगर मेकअप करना है, अपने को मैच करना है, तो अपने को उस रूम में उतनी एनर्जी का एक हीटर लगाना पड़ेगा, बराबर। ओके समझ गए क्या आप? यस सर। Yes, sir. हाँ, हीटर लगाना पड़ेगा ये अमाउंट का। मतलब एनर्जी चेंज 0 करने के लिए हाँ, चाहिए। हाँ, मतलब समझ लो कि वो आदमी को कंफर्ट, उसको 6500 आउट आता है, 4.5 इन आ रहा है, 4.5 जा रहा है, वो कंफर्ट फील कर रहा है। 6,500 आता है और 6,500 जाता है, इज नॉट बॉदर्ड। पर 4,000 आता है, 4,500 जाता है कहीं से। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ओके यस सर। तो हमें उसको हीटर से मेकअप करना है, तो कैसे करें? आप बता सकते हैं कितने अमाउंट, कितने वैट का इसमें हीटर लगा सकते हैं हम? नहीं सर, हाउ टू कैलकुलेट? ओके, छोड़िए, कोई नहीं बता पा रहा है ना, ध्यान में नहीं आ रहा है किसी के? विश्वेश, सोनल, 3.52 से करेंगे तो इसको पहले TR में कन्वर्ट करके 3.52 से ये करेंगे तो किलोवाट आ जाएगा। हाँ 12,000 से। हाँ, तो करना चाहिए था ना, कर सकते हो। एनीवे, अभी समझ लो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हेलो, अभी बिफोर डूइंग द कन्वर्जन आप 3 पैरामीटर लिख लीजिए। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर लिख लीजिए जो हमेशा आपको याद रहेंगे। 860 किलो कैलोरी पर आवर। यस 860 किलो कैलोरी पर आवर जब हम कंज्यूम करते हैं, that is equivalent to 1 kilowatt energy. समझे? ओके Mind well, it is 8 kilocalorie per hour और this is 1 kilowatt because watt में already watt is joule per second, already second time is already taken into watt, बराबर। तो they never get confused kilowatt hour one इसमें 860 kilocalorie per hour is 1 kilowatt। समझ में आया ये? ओके अभी नाउ 860 को मल्टीप्लाई कीजिए 3.9 से। 3.9 से which factor is this sir? 3.9 बताता हूँ, आप पहले मल्टीप्लाई करो। 3354. 860 इंटू 3.9 कितना है? 3354। yes sir Yes. या उसको 3410 कीजिए, क्योंकि थोड़ा कोई 3.9 समथिंग हो सकता है, वो कुछ एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं फिगर वो, लेकिन 3410 आता है BTU पर आवर। ये जो फिगर आपने मल्टीप्लाइड किया 860 अप्रोक्सीमेटली 4, 860 मल्टीप्लाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 4, क्या फिगर आई वो? 3440। 34440 जो भी है, दिस इज नोन एज BTU पर आवर। मतलब किलो कैलोरी का BTU में कन्वर्जन करना है
BTU पर आवर को, किलो कैलोरी पर आवर को BTU में पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको 3.9 या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर? समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, ऊपर मैंने इक्वेशन लिया है कि 860 किलो कैलोरी पर आवर इज 1 किलोवाट. So now naturally now 34100 BTU per hour is also 1 kilowatt. यस सर। Yes, sir. अभी 34100 BTU पर आवर अगर 1 किलोवाट है तो अभी आपका ये 2500 BTU पर आवर कितना वाट हो गया वो निकाल लीजिए आप, इक्वेशन डालिए उसमें. 3410 इज इक्विवेलेंट टू 1000 1 किलोवाट की जगह 1000 वाट करो या 1 किलोवाट करो, जो भी आपको करना है. Uh, 0.72. 0.7. 0.7 क्या कि 0.7 ना, Yes, sir. ये 733 वाट आता है, बराबर? 0.73 वाट. Yes, 733 watt. 726. 726। हाँ, समझ गए आप? मतलब इतने अमाउंट का अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाट पर आप हीटर लगाएंगे तो वो लड़का जो बैठा हुआ है वो कंफर्टेबल फील करेगा. Okay. हाँ, तो समझ लीजिए ये कैलकुलेशंस करते आना चाहिए. फंडामेंटल देखिए, इसमें कुछ कठिन नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब मैंने आपको फंडामेंटल ही बताया है. ये कन्वर्जेंस और ये सब मालूम रहेगा तो आप हम इमीडिएटली इसको बैठे बैठे आप बता सकते थे कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, इतना हीट लॉस हो रहा है, इतना इतना हीट का इसका बल ये लगाओ, इलेक्ट्रिकल हीटर लगाओ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, आपने वेपर कंप्रेशन सिस्टम साइकिल में जो मैंने जो पहला प्रेजेंटेशन दिया था उसमें वो वेपर कंप्रेशन वगैरह सीखा है, लेकिन अपने ये बेसिक्स में आपने ये इसके बारे में जानकारी ली है क्या? पीएच डायग्राम वगैरह आपको पढ़ाया गया है अभी तक? Yes, sir. पीएच Yes, डायग्राम, हाँ, पीएच डायग्राम के कैलकुलेशंस किए हैं क्या अपन ने? नहीं, नहीं नहीं, सर। कैलकुलेशन नहीं नहीं सर, सर. नहीं किया. कैलकुलेशंस अपन नेक्स्ट इसमें करेंगे. मैं अभी कुछ डिफरेंट ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस होती है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, मैं वो प्रोसेस पूछता हूँ आपको, उसका करेक्ट नाम आप हमें बताइए. अगर नहीं आता है तो जिसको भी आता है वो बताइए, बाकी के लोग उसको नोट कर ले. अगर उसको डाउट है तो फिर मुझसे पूछना है. बाद में हम पीएच डायग्राम के ऊपर नेक्स्ट वीक में जरा डिटेल में बात करेंगे. Okay. डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोसेसेस होती है रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में या पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, वो कौन कौन सी प्रोसेस होती है, उसका नाम क्या है मैं बताता हूँ आपको. उसको बताना है, उसका टेक्निकल नाम बताना है. ओके. पीएच डायग्राम में अगर हम पता करें तो पीएच डायग्राम में भी दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जब हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या नाम है उसको? No, don't know. Anybody knows? एक्सपेंशन? नहीं, सॉरी. Isobaric process. हाँ, Isobaric process. yes, correct. Isobaric process, constant pressure process means isobaric pressure. नोट कर लीजिए सर. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब अभी इतना तो समझ गए कि सब में आईएसओ लगेगा. Isentropic. नहीं, Isocoric. आइसोकोरिक प्रोसेस. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस. ये सवाल आ सकते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आप जानिए इसको.
constant temperature process, isothermal, Isothermal. isothermal, constant entropy process, isentropic, isentropic, and constant enthalpy process, Adiabatic. बोल सकते हैं आप उसको डायबिटिक। adiabatic, वैसे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी उसको बोलते हैं। Isent. लेकिन वेपर अपने वेपर कंप्रेशन साइकिल के इसमें अगर हम देखेंगे तो कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल के थ्रू होती है उसको थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। तो ये जो प्रोसेसेस है जरा इसकी जानकारी आप करके रखिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए उसको, बाद में अपन इसके ऊपर पीएच डायग्राम के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस लेंगे, क्योंकि तो वो उसके ऊपर वो पहले कुछ जानना बहुत जरूरी है। रेफ्रिजरेंट डिफेक्ट है क्या है, सीओपी क्या है, ये सब पहले बिफोर वी गो इनटू द डिटेल हीट लोड कैलकुलेशंस। तो अभी तक का जो हमने किया, कुछ किसको जानकारी है, कुछ जानना है, क्वेश्चन आंसर्स कुछ है? सर एक जनरल क्वेश्चन था। हेलो, सरांनी लेफ्ट केलंय। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हेलो सुबोध सर।
हॅलो. हॅलो. हा हॅलो हम्म, सर, एक जनरल क्वेश्चन होता हम्म. की आपण चिल वॉटर सिस्टीम मध्ये इव्हॅपोरेटर टू AHU आणि AHU टू इव्हॅपोरेटर रिटर्न वॉटर असतं. म्हणजे आपण कन्सिडर कुठल्या पॅरामीटर करायचं की प्रायमरी पंप आणि सेकंडरी पंप कधी यूज करायचा? हम्म. नाही, त्याला तर ऍप्लिकेशन वाईज अवलंबून राहतं. बऱ्याचशा प्रोसेस कुलिंग वगैरे खूप मोठ्या प्रोसेसेस इन्व्हॉल्व असतील, एअर कंडिशनिंग नसेल, वेगवेगळ्या प्रोसेसेस इन्व्हॉल्व असतील, तर मग ते हॉट वेल कोल्ड वेल सिस्टम टाकली तर मग तिथे प्रायमरी पंप वेगळा, सेकंडरी पंप वेगळा असं करावं लागतं. पण आता आजकाल कम्फर्ट कंडिशन्स मध्ये किंवा इव्हन द फार मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल्स मध्ये याच्या इन्स्टॉलेशन्स मध्ये एकच पंप वापरला जातो, प्रायमरी पंप. प्रायमरी काय, एकच पंप म्हणतात त्याला, सेकंडरी वापरतही नाही. ओके. प्रायमरी सर रिटर्न AHU पासून जे रिटर्न येतं एवढं तिथेच वापरतात ना? हा, AHU पासून जे रिटर्न येतं हा, तिथेच प्रायमरी पंप वापरतात ना? AHU पासून जे रिटर्न येईल ते पंपाच्या सक्शनला जाईल. ओके. आणि तिथून ते पंपाचं सक्शन जे आहे, पंपाचा डिस्चार्ज चिलरच्या इनलेटला जाईल. बरोबर. ओके. चिलरचं आउटलेट AHU ला जाईल AHU ला जाईल डायरेक्ट. आणि ते सर्क्युलेट होत राहतील. ओके. पंप एकच असतो आजकाल, प्रायमरी एकच पंप. प्रायमरी पण म्हणायला नको त्याला, ओनली वन पंप. ओके. चिल वॉटर पंप बोलतात. चिल वॉटर हो पंप. हो, चिल वॉटर पंप. ओके. म्हणजे सर ते ऍक्च्युअली बिल्डिंगच्या हाईट म्हणजे किती डिस्टन्स पर्यंत लास्ट AHU आहे त्याच्यावर पण ठरत असेल का? हो ना, त्याच्या बिल्डिंगला जितके AHUs आहे त्याप्रमाणे त्याचं पूर्ण वर्किंग करून, पायपिंग वगैरे त्याचं डिझाईन करून, शेवट एंड पण त्याचं प्रेशर कॅल्क्युलेशन्स करून, हेड लॉस किती आहे आणि शेवटच्या AHU पर्यंत सगळं पोहोचायला पाहिजे त्याप्रमाणे प्रेशर हेड सिस्टमचा हेड प्रेशर कॅल्क्युलेशन करून पंप सिलेक्शन त्याप्रमाणे करावं लागतं. ओके. ओके. फ्लो रेट तर तुमचा फिक्स असतो चिलर मधनं पास होणारा. ओके. पण त्याला किती प्रेशर लागतं हे डिपेंड करतं तुम्ही कसं काय सिस्टम मध्ये रेजिस्टन्स आहे त्याच्यावर अवलंबून असतं. ओके. तुम्ही जे किती लांब पाईप आहे, किती हाईट आहे त्याला, किती त्याला बेंड आहेत, किती वॉल आहे, किती हीट एक्सचेंजर्स आहेत, हे सगळं त्याच्यावर कॅल्क्युलेट करून मग तुम्हाला ठरवावं लागतं सगळ्या गोष्टी. ओके. ओके सर. बरंच डिटेलिंग आहे त्याच्यामध्ये, करावं लागतं ते, बऱ्याच गोष्टी करायला लागतात. एनिथिंग एल्स? याचं पण डिझाईन आपण पुढे शिकणार आहोत का सर? पायपिंग डिझाईन मध्ये काही पोर्शन असेल त्यात आपलं चिलर इक्विपमेंट्स आणि पायपिंग मध्ये आपण त्यात थोडं टच करू. त्याला किती डिटेल आहे आता मला लक्षात नाही समोर. पायपिंग डिझाईन त्याचं आहे. ओके. ओके सर. मला काय तुम्हाला अजून एक काय सांगायचंय की आता हे तुमचे जे तुम्ही सगळे स्टुडंट्स आहात, सुबोध यांना एक रिक्वेस्ट तुम्हाला अशी आहे, ठीक आहे वेळ असतो नसतो आपला, पण आपल्या रिलेटेड बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या रिलेटेड, आपण नाशिक इश्रे चॅप्टर्सवर चांगले प्रोग्राम्स आपले चाललेत टेक्निकल, तर तुम्ही स्टुडंट्स म्हणून त्याच्यामध्ये नक्की त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हा. कालचा पण एक चांगला प्रोग्राम होता VRVचा, पण ते तुम्हाला पण हे यांना कम्युनिकेट करणं गरजेचं आहे सुबोध. कारण काय कसं आहे की आपल्या या कोर्समुळे तुम्हाला त्याच्यात खूप एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे. ओके. जसं आता माझा डक डिझाईन जर समजा असला तर डक डिझाईन तुम्हाला इथे शिकवणार तर तुम्हाला एडिशनल तिथे मिळेल. अशा टाईपचे जे प्रोग्राम असतात, किंवा आता 15 तारखेला एक माझा ऑटोमेशन कंट्रोल्सवर आहे, एनर्जी मेजरमेंट्सवर आहे HVACच्या, तर जर तुम्ही अटेंड केलं तर तुम्हाला खूप चांगल्या इन्फॉर्मेशन मिळतील आणि तुम्हाला इथे फंडामेंटल्स क्लिअर होतील तुमची. त्यांना ही लिंक मिळायला पाहिजे ना. काय हे इश्रे मेंबर नसतील तर काय अडचण आहे काय यांना? मग काय प्रश्नच येत नाही ना. कालचं काय VRVचं झालं ते पाठवू शकता का सुबोध सर तुम्ही लिंक वगैरे काही?
हा काही झालेलं मागच्या म्हणजे VRV असेल किंवा काही झालं त्याचं काही पाठवू शकता म्हणजे आम्ही ऍटलिस्ट बघू शकतो किंवा काय. बर ठीक आहे. तर आपल्या SP अकॅडमी मध्ये स्टुडंट्स पण आपल्याकडे ग्रुपमध्ये आहेत ना? हे आपण जे SP अकॅडमी मध्ये जे काही टाकतो ते त्या लोकांनाही मिळतं का? प्रवीण पातुरकर, कठाळे वगैरे यांना मिळतो ते सगळ्या गोष्टी? नाही, SP अकॅडमी मध्येच आहे ना ते ग्रुपमध्ये सगळ्या. मग त्या ग्रुपवर जर कम्युनिकेट करत असेल तर कसं? हा, त्यांनाही टाका ना. त्या ग्रुपवर पण टाका ना, म्हणजे लोकांना समजेल तरी नाही एवढं. ठीक आहे सर, काय असेल मागचं जर काही देतील तर बघा, नाही तर पुढचं कसं तर ते इन्फॉर्म करा. चला आपण करूया जॉईन, ट्राय करूया. आणि तुम्हाला कुठल्या विषयावर अजून जास्त माहिती पाहिजे किंवा स्पेसिफिक विषयावर कुठला डिटेलिंग पाहिजे ते जरा सांगा तुम्ही, म्हणजे त्याप्रमाणे आपणही त्याची तयारी करू. ओके. यू वॉन्ट टू स्पेसिफिक या एरियामध्ये आम्हाला जास्त थोडं नॉलेज पाहिजे किंवा याच्यामध्ये जास्त करायला पाहिजे. ओके. तसं तुम्ही सांगू शकता तुम्ही. पण आपला मेन ऑफकोर्स म्हणजे मेन आपला हिट लोड आहे ते विसरू नका. आपला मेन टॉपिक हिट लोड आहे. येस सर, येस. हे सगळं आपल्या त्याच्या आता एन्सिलरी आणि प्रिलिमिनरी गोष्टी चालल्या आहेत त्याच्यासाठी, किंवा बिकॉज विदाउट हे जोपर्यंत शिकणार नाही तोपर्यंत हिट लोड मध्ये आपण काही करू शकणार नाही. ओके. त्यामुळे या गोष्टींची गरजेचं आहे. ओके सर. आणि रेफ्रिजरेशन मध्ये pH डायग्राम आणि pH सायकल्स वगैरे सुद्धा माहिती असणं पाहिजे. ओके. ठीक आहे देन, शॅल वी क्लोज? कोणाला काही आहे प्रश्न अजून? ठीक आहे, क्लोज करू मग. इथे क्लोज कसं करायचं सुबोध? कुठे दिसेल लिहू? कुठे असेल लिहिलेलं? कुठे पण